तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि भैया पुणे में है बहुत खासी बरसात और आज देख रहे हैं कि आज हमको कैफे से भगा दिया गया है। भगाया नहीं गया, मतलब कि हम खुद अपने घर में आ गए हैं, कैमरा लगा दिया गया है। गेस क्वालिटी अच्छी लग रही होगी आपको। तो आज की वीडियो उस सवाल से शुरुआत होती है जिस सवाल ने हम सबको हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दिया था, ये कह के कि यूनिवर्स की शुरुआत थी और अगर यूनिवर्स की शुरुआत थी तो यूनिवर्स का अंत भी होगा। और यूनिवर्स अनंत काल से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्स अनंत नहीं है। कैसे एक सिंपल सवाल ने ये सब आपके सामने खड़ा कर दिया कि भाई देखो, एक सिंपल सवाल ये है, रात में आसमान अंधेरा क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है। इस सिंपल से सवाल ने कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी, कैसे ओबलर के पैराडॉक्स ने दुनिया को समझा दिया, उसके ऊपर होने वाली है वीडियो। डॉक्टर साहब बहुत दिनों बाद, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। गाइस देखो यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा यार तुमने। क्योंकि क्या है कि मुझे, मतलब जिन लोगों को जो मेरी तरह हैं, जो उतना स्मार्ट नहीं है, उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, उनके लिए यार बहुत आसान है ये सवाल का जवाब देना, है ना। यार दिन में जो है सन जो है सूरज को फेस कर रहा है, सॉरी सन सूरज को फेस कर रहा है, धरती सूरज को फेस कर रही है, हमारे सामने सूरज टिमटिमा रहा है, चमक रहा है, इतना ब्राइट है, हमें आसमान में बाकी कुछ दिखता नहीं है। धीरे धीरे अर्थ रोटेट हो जाता है, सूरज पीछे चला जाता है और हमें फिर दिखता है यूनिवर्स, क्योंकि सन की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करने नहीं है, हमें यूनिवर्स काला दिखता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट आंसर। काफी लॉजिकल है, काफी सिंपल है। पर यार ऐसा क्या पुराने जमाने के जो लोग हैं, जो हमारी तरह स्कूल भी नहीं गए, जिन्हें इतनी बातें भी नहीं बताई गई थी, उन्होंने ऐसा क्या देखा, उनको इस कदर के सवाल क्यों आ रहे थे कि यार रात में अंधेरा क्यों है, और उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि ये अंधेरा होना नहीं चाहिए। सबसे बुरी चीज जो है ना, साइंटिस्टों ने क्या किया जीवन में दुनिया के साथ, उन्होंने सवाल पूछना सिखा दिया। हाँ, जब तक साइंटिस्ट की बात नहीं आती, जब तक साइंस की बात नहीं आती, तो हर मजहब के आज भी लोग क्लेम करते हैं, पहले भी लोग हर मजहब में क्लेम करते थे कि उनको जवाब पता है। हाँ, उनको पता है कि हमारी धरती जो बनी है यही एक दुनिया बनाई ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने उनके मतलब कान में आके फुसफुसाया था और ये धरती है, आसपास 3-4 प्लैनेट दिख जाते थे और आसपास सन घूम रहा है। तो इसमें कितने सिंपल से सवाल था, उनको पता था काला क्यों है। तब उनको पता, रिलीजियस लोगों को काला पता है कि भैया थोड़ा सा तो था, एक सन है घूम रहा है, 3-4 स्टार्स दिखते हैं वो घूम रहे हैं, अर्थ सेंटर है, हम ही सेंटर है, हम ही अमेरिका है। ठीक है। मगर सारी दिक्कत चालू कर दी साइंटिस्ट ने। हुआ क्या, कोपरनिकस साहब, मतलब वो तो खैर हम बाद में, हम तो रील भी बनाएंगे उसका अराउंड। अब तो कैमरा आ गया है, थोड़ा अच्छा सिनेमैटिक बनाएंगे। गैलीलियो की कहानी, कोपरनिकस की कहानी, कैसे उन्होंने उस जमाने में जब बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था रिलीजियस लोगों के वजह से, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा ऑब्वियसली, वरना मेरा हो जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि यार देखो, धरती सेंटर नहीं है, सन सेंटर, धरती सन के अराउंड घूम रही है। इस सवाल ने फिर जब और सवाल खड़े कर दिए, जब लोग एक्सेप्ट ही कर गए कि हाँ भैया कि नहीं भाई तुम सही बोल रहे हो, धरती सन के अराउंड घूमती है, तब सवाल खड़े होने लगे। अगर धरती सन के अराउंड घूमती है, सन यूनिक नहीं है, हर सितारे खुद अपने आप में एक सन है, तो यार लॉजिकली तब साइंटिस्ट सोचते थे कि ये जो हमें ब्रह्मांड दिख रहा है अनंत, बहुत बड़ा, जहां तक हम देख पा रहे हैं और उसके परे भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो ये अनंत होगी दुनिया और अनंत काल से होगी ये दुनिया। और सन अगर हमारे पास दिख रहा है, हम किसी भी तरफ टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें स्टार्स दिखते हैं, और ऐसा नहीं कि एक तरफ स्टार दिख रहे हैं एक तरफ नहीं दिख रहे हैं, मतलब स्टार्स हर तरफ फैले हुए हैं। तो अगर स्टार्स हर तरफ फैले हुए हैं, ये इन्फिनाइट टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर स्टार की रोशनी हम तक पहुंच जाती। तो रात में आसमान मैं किसी भी दिशा में देखता, मुझे एक सितारा दिख जाता, और सितारा दिखता मतलब रोशनी दिखती। यानी काली अंधेरी रात, काला आसमान नहीं होना चाहिए था, रोशनी से भरा हुआ होना चाहिए था। पर यार वो तो बहुत दूर है ना। जैसे कि मुझे काफी लॉजिकल लगता है कि एक तो क्या है कि रात को जब लोग देख रहे हैं, जिनके पास मान लो कि कोई साइंटिफिक एक्यूमेंट नहीं है, वो तो यही कहेंगे ना कि यार रात में देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं एक दिशा में चलते जाऊं तो भी आसमान वैसा का वैसा है, ऐसा नहीं है कि आसमान खत्म हो जा रहा है। तो आसमान है और वो बहुत बड़ा है, और मैं जहां देखूं वहां पर तारे हैं। मगर ये भी तो हो सकता है कि ये जो जितने छोटे दिख रहे हैं उतने ही छोटे हैं। तो हम धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कैसे इन चीजों को लेकर। जैसे अभी एक ना इसमें साइंटिफिक टर्म आती है ओबलर्स के ऊपर अगर बात करें तो देखो बेसिकली जो तुम ओबलर्स के राउंड में देखे हम, तो जो तो तुम्हारा सवाल जो आ रहा है ओल्बर्स पूरे वीडियो में ओबलर 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 करके हमने पूरा उसका चटनी बना दिया। हमने ये नहीं देखा कि असल में नाम ओल्बर है।
Brother, listen to me carefully. Yes. I came from a school where Nature is not nature, is nature. But brother, because you say nature, you spoiling everybody future. Oh brother, alhamdulillah. Anyways, तो अगर हम देखें, सबसे बड़ा ये होता है जो तुम बात कर रहे हो कि बहुत अनंत है, ठीक है, सितारे छोटे भी तो हो सकते हैं यार। अगर बहुत दूर की चीज है और हमें दिख पा रही है, इसका मतलब छोटा तो नहीं होगा। अगर स्टार को तुम पॉइंट भी देख रहे हो और तुम्हें पता है बहुत दूर है और मुझे पॉइंट दिख रहा है, कितना बड़ा विशाल होगा वो। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, वो बात नहीं है। बात जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन आता है उस चीज पे आ सकता है कि जितना दूर सितारा होगा उतनी कम रोशनी पहुंचेगी, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात होती है। इंटेंसिटी जो है ना आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज कर जाती है। Right. तो जितनी दूर सितारा होगा उतनी कम रोशनी वो हम तक पहुंचा पाएगा, और बहुत दूर सितारा होगा तो बहुत ही कम पहुंचा पाएगा। इसका मतलब बहुत दूर के सितारे जो हैं तो आसमान में, वो अपनी रोशनी नहीं पहुंचा पा रहे। इस चक्कर में हमें सितारों के बीच में ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। अच्छा, ये ऐसा, ये आप ये समझ रहे हो, ऐसा कहना चाह रहे हो? ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? समझ रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अब यहीं पे आता है शेल शेप ऑफ यूनिवर्स। यस। बात क्या हो रही है, ध्यान से समझने वाली बात ये है, हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है ना यूनिफॉर्मली फैला हुआ था। जब लोग समझते हैं यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, हर तरफ एक जैसा, उन्होंने भेदभाव नहीं किया है यूनिवर्स ने। वेरी गुड। हर तरफ सितारे सेम अमाउंट में दिख रहे हैं, डेंसिटी में दिख रहे हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं शेल शेप की मतलब क्या है। देखो, हम अगर स्फेयर बनाते हैं तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ऑलराइट। यानी कि जितनी, अगर मैं सेंटर मान लूं अर्थ को और जितनी दूर जाऊंगा, जितना आर इंक्रीज करूंगा 4πr², उतने स्क्वायर के हिसाब से नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ जाएंगे। ओ, ठीक है, स्फीयर उतना बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। माना कि इंटेंसिटी r² से डिक्रीज कर रही है, लेकिन नंबर स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई हो गया, लेकिन नंबर ऑफ स्टार्स r² से इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट हो गया। मतलब कि हर शेल जो होगी अपने आप में कॉन्सेंट्रिक सेल, वो सेम अमाउंट ऑफ लाइट फेंकेगी। बिल्कुल। और इसलिए पूरा का पूरा आसमान जो है रात में रोशनी से भरा हुआ होना चाहिए था। अगर यूनिवर्स अनंत है और यूनिवर्स इन्फिनाइट टाइम तक के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि कोई भी सितारा कभी भी जला होगा, वो कभी ना कभी तो रोशनी अर्थ तक पहुंचा देता। हम मानते हैं कि कॉज़ैलिटी की एक लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट। कॉज़ैलिटी, यस, कॉज़ैलिटी की लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट। माना एक लिमिट है, माना एक स्पीड है। एक सितारा हमसे बहुत अनंत काल, खरबों लाइट ईयर्स दूर है। यस। वो जब जला होगा तो खरबों लाइट ईयर्स के बाद तो रोशनी पहुंचा देगा ना। मतलब रोशनी होनी चाहिए थी, रात अंधेरी नहीं होनी चाहिए थी। राइट। ऑबलर के तोते उड़ गए थे इसमें। राइट। तो यार अब देखो, जैसा कि आपने कहा कि ओबलर ने इस कदर इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि अगर हम आसमान में देख रहे हैं और वाकई इन्फिनाइट है यूनिवर्स, तो इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ स्टार्स भी हैं। ये सब हमारे अजम्पशंस थे, क्योंकि गैलीलियो तो 1600 में टेलीस्कोप लेके आए थे, वो भी उतना स्ट्रांग तो था नहीं। खैर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, टेलीस्कोप स्ट्रांग होते गए, फिर भी हम बस ये अज्यूम कर रहे थे कि अगर ये इन्फिनाइटली फैला हुआ है तो इक्वली इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टार्स होने चाहिए, डेंसिटीज, है ना। और ऑल्बर ये कह रहे हैं कि यार अगर हम ये मान लें कि एक स्फीयर में इतने स्टार हैं और अगर बाहर का स्फीयर बढ़ रहा है तो उसमें उतने ही ज्यादा स्टार्स होने चाहिए। और अगर इस कदर से मल्टीपल स्फीयर्स में यूनिवर्स एक्सपैंड होकर इतना इन्फिनाइट है, तो इतने इन्फिनाइट स्टार्स की रोशनी को भी रात के समय में आसमान को जगमगा देना चाहिए था। मगर ऐसा हो क्यों नहीं रहा था? अगर नहीं, चलो एक और चीज मान लेते कि हमें दिख तो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस समय लोगों का एक्सप्लेनेशन क्या था इस चीज को लेकर कि ये क्यों नहीं टिमटिमा रहा होगा? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक बहुत था, जैसे हम सब भी पढ़ते हैं। हम तो खैर दिल्ली में रहने वाले लोग, इंडिया में मोस्टली आजकल तो खैर कई रिपोर्टर्स बोल देते हैं कि पोल्यूशन बहुत अच्छी चीज है, हम तक धरती, मैं बात नहीं करूंगा, कई रिपोर्टर ने बोला है पोल्यूशन अच्छा है। हाँ, पोल्यूशन अच्छा है, वेरी गुड, कि हीट नहीं पहुंच पा रही। खैर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है, पोल्यूशन इतना अच्छा है आपके लिए कि आपके बाहर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो जो सन की जो रेज है वो इधर पहुंच नहीं पाती। मगर क्या है, इधर पे भी उल्टा भी तो अप्लाई होता है, जो हीट यहाँ तक आती है वो भी तो वापस नहीं जा रही है। इसलिए फॉलो कीजिए सूफी ट्रैप और समझिए कि किस तरह आपसे झूठ कहा जा रहा है। तो एनीवेज, तो मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो यूनिवर्स जो है ना, हमको दिखता है कि यार अर्थ और मार्स के बीच में बिल्कुल ही खाली वैक्यूम है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां भी पार्टिकल्स हैं। मतलब इसको कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। तो यूनिवर्स में कॉस्मिक डस्ट फैली होनी चाहिए, और वो कॉस्मिक डस्ट जो स्टार्स बहुत दूर दूर है, वो कॉस्मिक डस्ट उन स्टार की रोशनी को हम धरती तक नहीं पहुंचने दे रही। इस चक्कर में
रात में आसमान काला दिखता है, ये एक्सप्लेनेशन थी एक। यस, ओके। फिर आती है थर्मोडायनामिक्स। यस सर, ठीक है। व्हाट डज थर्मोडायनामिक्स कम एंड हाउ डज इट डिस्ट्रॉय दिस असम्पशन? ब्रदर सी, लाइट अगर पड़ रही है किसी डस्ट पार्टिकल पर, डस्ट पार्टिकल हो जाएगा गर्म, यस, गर्म होने के बाद फिर निकाल देगा लाइट, यस, तो फायदा क्या हो रहा है? ये फिर एक्सप्लेनेशन से जगमगा जाना चाहिए था रात को। Yes. दोस्तों, ये तो एक्सप्लेनेशन गलत। मतलब जैसे हमारी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, हमें समझ आया कि लाइट से जो है, लाइट्स में एनर्जी भी रहती है, और यही एनर्जी लाइट की स्पीड भी है एक, जो कि गैलीलियो ने हमें रफ एक एस्टिमेट बता दिया था 1600 के आसपास। तो उसके हिसाब से ये था कि मान लीजिए अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई बहुत दूर है सितारा, और लाइट को यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, और इतने सालों से उसकी लाइट आ रही है, तो कितने ही डस्ट पार्टिकल्स होने दो, ये पता नहीं कितने समय से एनर्जी एब्जॉर्ब करते रह रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि इसका सिंपल एक एक्सप्लेनेशन, तुम बताना भाई, मैं गलत रहूंगा तो थोड़ा कच्चा हो ना, मेडिसिन वालों के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बायोलॉजी ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि लोहा रहता है, लोहे को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म होगा धीरे धीरे, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो लाल हो जाता है, बिल्कुल, है ना, वो एमिट करता है, रेडिएट करता है एनर्जी। तो अगर कॉस्मिक डस्ट किसी प्रकार की सच में फैली हुई है यूनिवर्स में, तो ये पता नहीं कितने सालों से रह रही है और कितने सालों से ये लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसको भी कुछ ना कुछ तो रेडिएट करना चाहिए था। ये थर्मल रेडिएशन की बात होती है। मैं एक उस ग्राफ का नाम भूल गया, शायद स्टीफन था या डब्ल्यू से कुछ नाम है, विलियम्स करके समथिंग एक ग्राफ आता है, वो शायद एडिटर साहब लगा देंगे। वो हर अलग अलग पार्टिकल के लिए, अलग अलग चीजों के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम निकलती है। वो कुछ ऐसा बेल शेप का कर्व दिखता है, मैं नाम भूल गया उसका। तो ये एक्सप्लेनेशन भी गलत साबित हो गई थी। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन, जिनको मैं मानता हूँ साइंटिस्ट यार, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिस इंसान ने बताया कि टाइम भी रिलेटिव है, इस ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है, वो भी ये मानते थे कि यूनिवर्स जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, अनंत काल तक फैला हुआ है और अनंत समय तक है। ठीक है, और स्टैटिक है यूनिवर्स। यस। और एक और चीज देखो, आइंस्टाइन, यार मैं आपको इस पे बता ही देता हूँ, चलो हो क्या रहा था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सजेस्ट कर रही थी, सिंपल सी बात है, स्पेस टाइम एक कर्वेचर है। अगर यूनिवर्स स्टैटिक है तो दुनिया में जितने भी गैलेक्सीज थी वो फिर कोलैप्स करने लग जाती, स्पेस टाइम पे मिलके कोलैप्स कर जाती। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सजेस्ट कर रही थी। आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स को नहीं माना, आइंस्टाइन ने कांस्टेंट लगा दिया कि कांस्टेंट रिपल्शन है जो कि बैलेंस आउट कर चुका है और यूनिवर्स को स्टैटिक रखा हुआ है। वो बस फोर्सफुली वो लगा रहे थे, उनकी मैथमेटिक्स सजेस्ट कर रही थी भैया नहीं, आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से यूनिवर्स जो है दो चीज कर सकता है, स्टैटिक तो नहीं होगा, या तो कांस्टेंट या तो फैल रहा होगा, या फिर अगर आपकी इक्वेशन ये बोल रही है तो मतलब आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप स्टैटिक नहीं कह सकते। उसके लिए उन्होंने कॉस्मिक समथिंग कोई कांस्टेंट लगा दिया था। उसी का सॉल्यूशन उनके आगे चल के 1920 या 21 में किसी नाम ने किया था, एल से कुछ नाम है उस साइंटिस्ट का, एनीवेज देख लेंगे। उसने सजेस्ट किया आइंस्टाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके कि भैया आइंस्टाइन की इक्वेशन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि स्पेस टाइम का ये जो जितने भी चीजें हैं, यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करना चाहिए। मैथमेटिक्स सजेस्ट कर रही थी एक्सपैंड करना चाहिए, और मेरे भाई हबल ने बता दिया देख के कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है 1920 में। यस। और यही यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है ना। तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चूक गए क्योंकि हम बातों बातों में बह जाते हैं। पहले के साइंटिस्ट कमाल लोग थे। आप एक पैटर्न देख रहे हो, सबसे पहले जो बहुत पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ अजम्पशंस कर दिए अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि यार यूनिवर्स इनफाइनाइट है, टाइम इनफाइनाइट है, यूनिवर्स इनफाइनाइट समय से एग्जिस्ट कर रहा है, ये है, ये ऐसा का ऐसा है, है ना। क्योंकि हमें समझ आ रहा था कि हम अभी आए, दुनिया तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, अगर दुनिया पहले से एग्जिस्ट करती है तो यूनिवर्स भी पहले से था, ये ऐसा का ऐसा है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि यार सबसे, और एक और अजम्पशन कि हम बीच में हैं, यूनिवर्स हमारे आजू बाजू है। फिर धीरे धीरे हमने वो अजम्पशन ब्रेक किया, फिर हमने समझा, और फिर आते हैं यार हबल के ऊपर। जैसे कि आपने कहा कि हबल, जिनके ऊपर एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे, जिनके ऊपर आज हबल टेलीस्कोप का नाम दिया गया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स है, बहुत दूर दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करता है वो। तो हबल ने ऐसा जेम्स वेब से पहले हबल ने ही वो, मतलब जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई यूनिवर्स को लेके, वो हबल टेलीस्कोप ने ही हमें बहुत कुछ दे दिया था वो। इंडीड। तो हबल ने भाई ऐसा क्या देखा, हबल ने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से ये जो पैराडॉक्स है, जो ओल्बर का पैराडॉक्स है, वो और गहरा होता गया। तो पैराडॉक्स पहले, मतलब पैराडॉक्स पे आगे हम समझा तो चुके हैं, लेकिन उसको बस एक स्टेटमेंट में खत्म कर देते हैं। ओल्बर पैराडॉक्स क्या कह रहा है कि भैया यूनिवर्स अगर इनफाइनाइट है
उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार्स हैं, तो भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से भी कह लो या फिर डस्ट पार्टिकल से भी कह लो, कुछ मैटर नहीं करता है। जो हमारा धरती थी, मतलब जो रात का आसमान है, वो काला नहीं होना चाहिए था। पैराडॉक्स को कहते हैं क्योंकि भैया तुम तो मान रहे हो यूनिवर्स अनंत है, तो अगर अनंत है तो रात अंधेरी क्यों है? Yes. ये पैराडॉक्स था। इसका सॉल्यूशन कैसे मिल गया सिंपल टर्म्स में कि हुआ ये, जैसे हबल टेलीस्कोप ने देखा कि यूनिवर्स पहली बात एक्सपैंड कर रहा है, जहां एक्सपैंड कर रहा है उससे पहले हमारे पास आइंस्टाइन चाचा आ चुके थे। आइंस्टाइन चाचा ने बताया था कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। राइट, ठीक है। एक नाम हमने सुना है साउंड में, डॉपलर इफेक्ट सुना है हमने। यस, डॉपलर इफेक्ट हमने सुना है। इसका मतलब क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि जैसे आप एग्जांपल, एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम लिख रही होती है आपको, पास आ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिख रही होती है, ठीक है, मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, ये डॉपलर इफेक्ट साउंड में इफेक्ट होता है, लेकिन सेम लाइट में भी आता है, लेकिन उसका कॉज अलग होता है। वो मैं बता देता हूँ आपको, लोग कंफ्यूज करते हैं। एम्बुलेंस के एग्जाम्पल से आप बस समझ सकते हो क्या रहा है। आइंस्टाइन ने कहा कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती, तो जो भी चीज दूर जाएगी, अगर वहां से लाइट हमारे पास आ रही है, स्पीड कांस्टेंट है। यस, रिलेटिविटी का एक चीज निकल के हमारे पास आती है कि मूविंग चीज में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। यस, दूर जाती हुई चीज सो कॉल्ड एक्सपेंड करेगा स्पेस, और पास आती हुई चीज में स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। और अगर स्पेस खिंच रहा है तो जो लाइट आ रही है वो खिंचेगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। yes. बढ़ते बढ़ते वो विजुअल लाइट से निकल जाएगी, चूक जाएगी, और वो चले जाएगी माइक्रोवेव्स के अंदर। इंफ्रारेड माइक्रोवेव, ये जितना दूर का सितारा उसकी रोशनी को हम तक पहुंचते पहुंचते और खिंच जा रही है, बहुत लंबी वेवलेंथ हो जा रही है, और हमारे विजिबल रीजन से दूर चले जा रही है। इनफैक्ट ये पूरे ब्रह्मांड अभी हमको माइक्रोवेव से भरा हुआ दिखेगा। अगर हमारी आंखें वैसी होती तो रात में आसमान हमको दिखता चमकता हुआ माइक्रोवेव एग्जिस्ट करती है। ये सवाल जो था ओल्बर ने, वो यहां तक उसका पैराडॉक्स जब खुला कि भैया यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स की स्टार्टिंग है। यस, एक्सपैंड क्यों कर पा रहा है? क्योंकि शायद कुछ फटा था, इसलिए एक्सपैंड कर रहा है। फटा था कब? टाइम को बैक ले जाओ तो कहीं कहीं एक जगह एग्जिस्ट करता होगा, मतलब यूनिवर्स की स्टार्ट था। यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग। और यही पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है कि यार यूनिवर्स की बिगिनिंग थी, इन्फिनाइट टाइम से एग्जिस्ट नहीं करता था, इन्फिनाइट नहीं है, फैलते ही जा रहा है, इसलिए रात में हमें आसमान काला दिखता है, टेक्निकली माइक्रोवेव से भरा हुआ है। ये बात ओके। तो यहाँ पर देखिए, जो अजम्पशंस हमने बहुत पहले से कर रखे थे, जिनके सवाल हमें नहीं मिल रहे थे, वो किस तरह सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई एक स्टार है, और बाय द वे ये जो वेवलेंथ खिंचती है, हमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके थे, हम स्पेक्ट्रोमेट्री समझ चुके थे कि अगर कि कोई स्टार हाइड्रोजन से बना रहेगा तो वो एक ब्लूइश एमिशन देगा। और जब हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली जो हमें वेवलेंथ्स आ रही हैं, ये खिंची हुई हैं, ये बढ़ गई हैं, और ये ज़्यादा रेड की तरफ जा रही है। रेड शिफ्ट कहते हैं, तो इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी खिंच के रेड की तरफ जा रही है, जो कि ब्लू होनी चाहिए थी, इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। वो ही उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए स्टार कोई ऐसे मटेरियल से बना है जो कि एक्चुअली एमिट ही रेड कर रहा है, मगर आप जब उसे ऑब्जर्व कर रहे हो वो अगर ब्लू दिख रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। ऐसे हम उस समय डिटेक्ट करते थे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, कौन से दूर जा रहे हैं। जैसे कि एंड्रोमेडा, यस, हमारे साथ संबंध बनाने आ रहा है। हाँ। मतलब बहुत करोड़ों साल बाद वो हमसे टकरा जाएगा, मिल्की वे, मतलब जो हमारी गैलेक्सी है। Indeed. Obsessed with Milky Way. हाँ? Cannot stay away. हाँ? ये चीज है। एक और चीज क्या पता चलती है, एक और, अब जब हमने बिग बैंग की बात कर ली, ये सब कर लिया, तो आपको अगर पता होगा, हमें सबको पता है 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है हमारा यूनिवर्स। यस, ठीक है। लेकिन जो हमने लेटेस्ट लाइट ऑब्जर्व करी है पुरानी, वो 380,000 लाइट ईयर्स पुरानी है। 380,000 ईयर्स पुरानी है। 380,000, हाँ, इतनी पुरानी है। इसका मतलब क्या होता है, जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स बहुत समय तक इतना हॉट था कि स्टार फॉर्मेशन ही नहीं हुई थी। जब स्टार फॉर्मेशन ही नहीं हुई थी तो स्टार से निकलेगी कैसे रोशनी? इतने सवाल के, इतने सारे यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक सवाल ने हमें मजबूर कर दिया पूछने के लिए कि रात में आसमान काला क्यों है। इससे हम बिग बैंग तक पहुंच गए, इससे हम ये समझ गए कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और फिर जब और समझने गए तो हमने देखा कि यूनिवर्स एक्सपैंड ही नहीं कर रहा, ये एक्सेलरेटिंग एक्सपैंड कर रहा है। फिर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का कंसेप्ट आ गया। यस, वो तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप समझो कि एक सिंपल सवाल ने यहां तक लेके आया था हमको।
और कुछ डॉक्टर साहब? और कुछ ये कि अभी जैसे वापस हम इस पर आते हैं कि क्यों कुछ कुछ चीज़ें हमें अभी भी, जो कि स्टार है, अगर मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, एक्चुअली ओल्बर्स पैराडॉक्स से शुरुआत होते होते एडमंड हेली तक आते आते हमने ये भी समझा कि यूनिवर्स अनंत हो सकता है, हम लिमिटेड। क्या हो रहा है कि देखिए, हमारी विजुअल रेंज एक पर्टिकुलर उस तक है, जो हम विब्ग्योर कलर्स देखते हैं, यही हमारी विजुअल रेंज है। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एक एंड पे वायलेट आता है ना, तो वो सबसे कम वेवलेंथ है उसकी, और वो खिंचते खिंचते जब तक रेड होती है वहां तक हमें दिखता है। तो व्हाट अबाउट अदर स्टार्स जो कि हमें पता है कि एग्जिस्ट करने चाहिए, इनकी वेवलेंथ इतनी खिंच गई है कि अब ये माइक्रोस्कोपिक हो गए। मान लीजिए कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक विजन रहता हमारा, तो शायद रात में भी हमें कुछ ना कुछ रोशनी दिख सकती थी। इनफैक्ट इसी कदर से हम रात में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप्स के जरिए। मगर क्योंकि इस पैराडॉक्स ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए थे, हम वापस एक अजम्पशन पर तो अड़े ही हैं अब तक कि वाकई शायद एक मैथमेटिकल स्केल पर यूनिवर्स सच में इनफाइनाइट है। क्योंकि माइक्रोवेव एमिशंस अभी भी पूरे नाइट स्काई में आपको दिखेंगे, मगर वो हम नहीं देख सकते, है ना। और एक और चीज़ ये समझ में आती है कि जो हमें अभी एक बहुत शार्प वर्ड है ये, जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। क्योंकि हम उतना ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जितनी लाइट हम तक पहुंच पा रही है। लाइट की भी खुद की एक स्पीड लिमिट है, कॉजैलिटी की लिमिट है। इस चक्कर में अगर लाइट की स्पीड इन्फिनाइट होती, तब हम तो माँ की कसम पूरा रात चौंधिया आंख ही खुली रहती, इतनी रोशनी पड़ रही होती। लाइट की खुद की एक लिमिट है। इसका मतलब फिलॉसफी के टर्म में भी देखें, फिलोसफिकल देखें कि यार चाहे कितना ही कुछ हो, हर एक को एक काबू में रहने वाली लिमिट चाहिए, तभी यूनिवर्स, तभी जिंदगी एक मायने बना के रखती है। बिल्कुल, लिमिट में ही शायद मीनिंग निकल के आती है। यूनिवर्स चाहता तो लाइट को भी अनंत स्पीड देता, लेकिन यूनिवर्स का फॉर्मेशन नहीं होता ही नहीं। हर मतलब कि अगर आपको लगता है कि यार आप मान लीजिए कभी आप लाइफ में परेशान हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये मत समझिएगा कि यार जिंदगी खराब हो रही है। यूनिवर्स आपको लिमिट करके आपको एनहांस कर रहा है, जिस चक्कर में जिंदगी सर्वाइव कर पाती है। ये शायद फिलोसफिकली इसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और शायद यही कंटेंट है हमारा भी कि यार थोड़ा फिलोसफी और साइंस को मिला। लिमिट्स में पहले आईफोन की लिमिट में, फिर अंकित की लिमिट में, फिर स्टैंड की लिमिट में, फिर नेचुरल लाइट की लिमिट में, फिर कभी कभी स्क्रिप्ट की लिमिट में, कभी कभी टीम की लिमिट में, मगर कंटेंट चल रहा है ब्रो, कंटेंट चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि यूनिवर्स इनफाइनाइट जो हम समझते थे, फिलहाल तो हम एक टर्म बोल रहे हैं, अभी हमें पता तो है नहीं। मल्टीवर्सेस की बात आती है, बहुत सारे बबल्स की बात आती है, बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें इतना समझ में आता है कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, हमारे पास लिमिटेड है, चीज़ें लिमिटेशंस में थी, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, यूनिवर्स की बिगिनिंग थी, तो अंत भी हो जाएगा। अंत कैसे हो जाएगा? एंट्रोपी के टर्म्स में समझते हैं कि यूनिवर्स क्यों फैल रहा है, क्यों स्टार जल रहे हैं, सब कुछ क्यों हो रहा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दुनिया का एकमात्र रियल लॉ है कि यूनिवर्स में हमेशा एंट्रोपी बढ़ते ही रहेगी, और अगर एंट्रोपी बढ़ते रहेगी, आपने पढ़ा होगा कि एंट्रोपी, जितनी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, यूजफुल वर्क कम हो जाता है। इसका मतलब यूनिवर्स इवेंचुअली इतने हाई एंट्रोपिक स्टेट में पहुंच जाएगा कि यूजफुल वर्क निकलेगा ही नहीं, सारे सितारे खत्म हो जाएंगे जलना, और ये यूनिवर्स एक ठंडी मर जाएगा। तो इससे हम ये समझ पाते हैं, इट हैज अ बिगिनिंग, इट हैड अ बिगिनिंग, इट विल एंड। जैसे मैंने एक रील लिखी थी एंट्रोपी के ऊपर कि मानो कि ये संसार युगों में बटा हुआ है, तो शायद किसी कल के युग में खत्म होगा, और हर फिलॉसफी में डे ऑफ जजमेंट की बात होती है, तो आई गेस ये सब उसमें भी मिल जाता है। ये मुझे लगता है, आई होप आप भी समझ गए होंगे इस वीडियो ने क्या बताया, ओल्बर्न ने क्या बताया, और बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो लेके आए। कैमरे की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कैमरे से शूट करेंगे, और बहुत सारी जल्दी सिनेमैटिक चीज़ें आने वाली है। एक नया पेज आने वाला है, हम अभी अनाउंस कर दे रहे हैं, तो ये मुंह छुपा रहे हैं। तो नाउ यू विल सी द एक्टिंग ऑफ आवर बिलवड डॉक्टर साहब। वहाँ पे बहुत कुछ फन होने वाला है, थोड़ा हम वो करेंगे। अंकित वंडर्स भाई, हमारे अंकित की प्लीज़ पेज पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस ये सारी बातें थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। कुछ तो नहीं रह गया बताने को तो बहुत कुछ रह गया, एक ही वीडियो में बताएगा क्या? इस वीडियो में और कुछ नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद, जय हिंद।